Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 2, continuation of 4th chapter, magnetic effect of electric current. Today we are going to discuss about applications of Biot-Savart law. By using Biot-Savart law, we will find out the magnetic field for the different current carrying conductor. So जो पहला heading है, you can see magnetic field at the center of current loop. Center of current loop in the sense आपको एक सर्कुलर कॉइल इमेजिन करना है कि एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर कॉइल. फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो ये सर्कुलर कॉइल है. फिलहाल ये जो मैंने थ्रेड बांधा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है फिलहाल. तो ये सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम करंट लूप ले लेते हैं, ठीक है, और फिर कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या इंप्लीमेंट करना है, दैट पार्ट विल की सी. तो ये आपने ले लिया है सर्कुलर लूप. सो ये हो गया करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. इसमें आपको इमेजिन करना, तो आप इमेजिन करो कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो रहा है. आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो. तो करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आपको फाइंड आउट कहां पे करना है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड आउट करना. तो ये पॉइंट ओ हो गया. जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड दिस रिलेटेड टू बायोट-सावर्ट लॉ का टॉपिक है वो ये है कि हमें क्या करना है. सबसे पहले हमको एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करना. तो स्मॉल एलिमेंट आप कहां सेलेक्ट करते हो. तो चलो ठीक है, आपने डिसाइड करा कि चलो हम स्मॉल एलिमेंट यहां सेलेक्ट कर लेते हैं. आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हो इस कंडक्टर में, दैट इज योर चॉइस. तो हमने स्मॉल एलिमेंट यहां ले लिया है, ये है हमारा डीएल, ठीक है. अब आपको क्या करना है, जो दूसरा टास्क था, सेंटर ऑफ एलिमेंट से जो पॉइंट ऑफ स्टडी है या ऑब्जर्वेशन है वहां तक लाइन ड्रॉ करनी है, वो हो गया आर, ठीक है. और जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब करंट ऐसे फ्लो हो, एलिमेंट का डायरेक्शन ये होगा ऐसे, इस तरीके से, है ना. एक हिसाब से देखा जाए तो वेक्टोरियल टर्म में देखेंगे तो ये एलिमेंट का डायरेक्शन हो गया, दिस द डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट. So element is making what angle with this distance r from the point of study to the element, that is what 90 डिग्री बना रहा है. तो थीटा का वैल्यू इज 90 डिग्री इन दिस केस. सो कोई इशू नहीं. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको देखना है तो आपको लेना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या. तो अगर उस हिसाब से देखे ना तो ये करंट देखो ऐसे जा रहा है, तो मैं थंब को वैसे ले लिया मैंने ना, थंब को ऐसे लेके ये यहाँ पे करंट ऐसे, बराबर ना. तो जब इस पॉइंट पे डीएल के हिसाब से मैं ले रहा हूं, तो मान लो कि डीएल अगर ये है और ये पॉइंट ओ है, तो डीएल के हिसाब से मैंने थंब को किया, और मैं अगर पॉइंट ओ की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच करता हूं एज वी डिड इन द प्रीवियस क्लास. की क्राइटेरिया क्या होता है, आपको यूज करना राइट हैंड पाम रूल. जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में करंट ले लो. जैसे कभी ये वायर है, करंट ऐसे अगर आपको डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई विल टेक माय थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. आपको अगर पॉइंट पी पे निकालना है तो व्हाट शुड वी डू, मैं फिंगर को उसकी तरफ ओपन करूंगा, ठीक है, और मेरा पाम की तरफ फेस करेगा, होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये बोर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब इनवर्ड है. इनवर्ड के लिए हम क्या लेते हैं, क्रॉस लेते हैं. अगर मान लो इस पॉइंट पे अगर हमको निकालना होता क्यू पे, तो करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, बट फिंगर्स इस साइड में ओपन होना चाहिए. तो मतलब आई विल स्ट्रेच माय फिंगर्स दिस साइड ऐसे. तो ये क्या है, पाम आपका बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा डॉट से आप रिप्रेजेंट करोगे आउटवर्ड के लिए. तो अब इस केस में क्या होगा, करंट इज गोइंग दिस साइड, करेक्ट. इस केस में इस एलिमेंट से करंट उस साइड जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमने पॉइंट ओ पे निकालना है, तो पॉइंट ओ इज बिलो लाइक दिस, और ये पाम आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है. इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आउटवर्ड. तो आपको क्या बस समझने के हिसाब से बना सकते हो कि ऐसे डॉट बना के सर्कल बना दो, सो दैट पीपल विल नो कि आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नथिंग एल्स, ठीक है. अगर आपने वो नहीं भी बनाया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. बट हम एक चीज और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑल्सो. सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक बायोट-सावर्ट लॉ. तो हमने लगाया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, व्हाट डू वी गेट अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ. तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ व्हाट डू वी गेट, आपको क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से डीबी इज इक्वल टू हमारे पास है म्यू नॉट है अपॉन 4 पाई है, देन करंट आई है, देन करंट एलिमेंट साइन थीटा अपॉन व्हाट आर स्क्वायर. अब इसमें कौन सी वैल्यू आपको पता चल गया, थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया, तो आप लिखोगे सिंस थीटा का वैल्यू इज व्हाट 90, थीटा का वैल्यू 90 है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, या साइन थीटा का वैल्यू विल बी व्हाट 1. तो देन बायोट-सावर्ट लॉ क्या हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 1. अब पॉइंट क्या है हमारा, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द लूप बिकॉज ऑफ कंप्लीट लूप. बट हमने तो स्मॉल एलिमेंट ही लिया है, तो कंप्लीट लूप के लिए निकाला. तो पहले आप देख लो स्मॉल एलिमेंट की वजह से सेंटर पे हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल गया क्या, तो वी गॉट दैट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे. मतलब सेंटर पे स्मॉल एलिमेंट से इतना ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना. ये सेंटर पे मिला ना, इसके हिसाब से 90 वगैरह आपने लिया डिस्टेंस एंड ऑल के हिसाब से. तो अब क्या करना, टू गेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट टू डू, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करने के लिए जो आपको सेंटर पे स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिला, जस्ट यू इंटीग्रेट दैट वन.
to get total magnetic field, B. ठीक है, कैसे मिलेगा B आपको? So B you will obtain when you will integrate equation number 1. So dV ये होगा आपका equation number 2. So आप equation 1 को 2 में पुट कर दो. So put equation number 1 in equation number 2 and what do we get? So B is equal to integration of mu naught upon 4 pi, then we are getting I dl upon r square. इसमें से कौन से क्वांटिटीज कांस्टेंट है वो देख लो आप. म्यू नॉट का 4 पाई कांस्टेंट है, आई एंड आर विल बी कांस्टेंट. सो वेरिएबल टर्म तो यही दिख रहा है, करेक्ट. सो आपको क्या करना है, उसको जोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को आप बाहर ले लो. सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वी गॉट दिस आई एंड अपॉन आर स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डीएल एलिमेंट. सो डीएल एलिमेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, व्हेन यू कीप एडिंग ऑल द डीएल एलिमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इन द सेंस ना you will add all the DL element. Finally, what are we going to get? We will get the circumference of this circle. Correct? So you can say कि यहां पे जो DL का इंटीग्रेशन होगा वो देगा circumference of this circle. Finally ना, circumference of circle में रिजल्ट होगा. So you can say over here कि integration of DL is nothing but equal to 2 pi r. Okay? So ये वैल्यू क्या हो जाएगा? This B is B. This mu naught upon 4 pi is there. Correct? I will remain I and r square will remain r square. This place you write 2 pi r. So what will be the change? This r will cancel with this r, 2 pi will cancel with this one, and finally what do we get? So B is equal to, we are getting it as a mu naught I upon 2 r. ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल और सर्कुलर लूप. अब ये क्या कह रहे हैं कि इसको अगर मान लो ना कि ये पूरा एक सर्कल है, मान लो अगर ये सेमी सर्कल होगा तो क्या होगा? सेमी सर्कल के लिए भी डेरिवेशन आप कर सकते हो, पर देयर इज नो नीड, हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पे भी क्या होगा, ये वैसे ही होगा ना. अगर एलिमेंट का तो वही कंडीशन होगा, डायरेक्शन का सेम पैटर्न. बट व्हाट विल हैपन विद दिस वन? सो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए ले रहे हो तो क्या होगा, जो आपको पूरे सर्कल के लिए जो मिल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो उसका क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा. करेक्ट, विच इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, ये 4r. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि तो उसका भी हाफ पार्ट अगर आपने लिया, इफ यू टेकन द हाफ ऑफ दैट ऑल्सो, है ना, जैसे ये 90 डिग्री ट्रेस पे. करेक्ट, ऐसा अगर आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये होगा कि अगर ये सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन वापस उसी पैटर्न होगा. आप फाइंड आउट करोगे तो यू विल कम टू नो कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन. बट ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, दिस बी का वैल्यू जो आपको सेमी सर्कल के लिए मिला उसका भी हाफ. तो 1/2 ऑफ व्हाट, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, which will turn into what, mu naught I upon 8r. So for a complete circle, for the circular loop at the center, mu naught I upon 2r. For the semicircle, mu naught I upon 4r, and for half of that one, ठीक है, a cone shape का ऐसा with the 90 degree का angle, it will be mu naught I upon 8r. Is that clear? So that particular will be formula for finding magnetic field at the center of circular coil, complete circular coil, semicircular coil, or inclined at angle of 90 degree. As you all can see, question is magnetic field at this axis of current loop. The circular coil है उसके एक्सिस पे लेना. तो जैसा भी ये सर्कुलर कॉइल है, अभी सर्कुलर कॉइल का एक्सिस कैसे डिसाइड करोगे, तो उसका सेंटर लेना आपको. सेंटर से जो अब लाइन जो पास होगी, दिस वन, ये हो गया उसका एक्सिस. तो अब इस पॉइंट को अगर मैं ना ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम में, तो इट इज लाइक दिस. मैंने एक्चुअली डायग्राम इस तरह से ड्रॉ किया हुआ, दिस द डायग्राम. ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर लूप हो गया आपका, और ये उसका एक्सिस हो गया. तो आपको एक्सिस पे कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. एक्सेक्ट पॉइंट पे यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड. अब कंडीशन ये होता है कि मुझे ये देखना है कि व्हाट इज द रेडियस, इसका रेडियस का वैल्यू क्या होगा. तो अब ना पहले ये जो है ना, ये पॉइंट को आप ले लो, एक्स ले लो, मतलब ये जो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है उसको आप एक्स ले लो. ठीक है, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ स्टडी का डिस्टेंस है उसको हमने एक्स ले लिया. ठीक है, ये कोई अननोन डिस्टेंस हो गया. अब दूसरा क्या होता है कि आप ना रेडियस को आर नहीं ले सकते हो. फॉर व्हाट रीजन वी कांट टेक आर, बिकॉज हम ना एलिमेंट से जो पॉइंट ऑफ स्टडी होगा उसको हम आर ले लेंगे. तो चलो ठीक है, आप डिसाइड करो कि ये इसका रेडियस का वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका डिस्टेंस ए, रेडियस की वैल्यू ए हो गई. अब आपको लेना है स्मॉल करंट एलिमेंट. तो अब स्मॉल करंट एलिमेंट कहां पे लोगे वो डिसाइड कर लो आप. तो स्मॉल करंट एलिमेंट मान लो कि आपने यहां पे ले लिया, ये पर्टिकुलर पार्ट पे, ये हो गया आपका स्मॉल करंट एलिमेंट. ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट मतलब यहां पे अगर मुझे लेना है तो मैंने ये पार्ट पे स्मॉल करंट एलिमेंट यहां डिसाइड करना कि ये पर्टिकुलर पार्ट पे स्मॉल करंट एलिमेंट है. ठीक है, अब क्या हो गया, आपको स्मॉल करंट एलिमेंट के सेंटर से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है टू द पॉइंट ऑफ स्टडी. तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, आर डिस्टेंस हो गया. क्लियर.
सो अगर आपको मैथमेटिकली देखना होगा तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल है? आर इज नथिंग बट इक्वल टू, इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, एंड टोटल रेज टू 1/2। 1/2 क्यों है रेज टू 1/2? बिकॉज इट्स इन रूट को आपने रेज टू 1/2 भी लिख सकते हो। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट पे। इसमें जो करंट का फ्लो कैसे है, तो हमने ले लिया करंट का फ्लो क्लॉकवाइज है कुछ इस पैटर्न में। ओके, सो अब क्या करना है कि एलिमेंट आपने यहां पे ले लिया, ये डीएल एलिमेंट है, जो आपने ये पैटर्न आपने ये वैल्यूज निकाल लिया है कि ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस आर हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे 90 डिग्री था। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको निकालना है ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड से पहले हम बायोट-सावर्ट लॉ लिख लेते हैं तो बेटर होगा। सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, व्हाट डू वी गेट? सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला? डीबी इज इक्वल टू, हमें क्या मिलता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये हमारा जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट थीटा, सिंस थीटा इज व्हाट, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है। अब थीटा की वैल्यू ना देखो, यहां पे एक छोटा सा इश्यू क्या होता है कि जब हम ना थीटा को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो शायद हमें उतना एंगल नहीं दिखे जितना हम आपको लिख के बताएंगे। तो यहां पे होगा ऐसा कि अगर आप एलिमेंट ले रहे हो तो हमने क्या किया, पहले इस मार्कर से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, सो वी हैव टेकन एलिमेंट ओवर हियर, ठीक है, ये है स्मॉल एलिमेंट, बराबर, ये आपको दिख रहा होगा एलिमेंट। इसके अंदर हमने क्या किया, स्टडी करना है हमें। तो ये है आपका लाइन ना, ये ऐसा, मतलब एक्चुअल में देखो, पहले तो ये डायग्राम के हिसाब से देखो तो ये आपका सर्कुलर कॉइल हो गया। ये अभी फिलहाल ना ऐसे है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, बट जब एक्सियल पॉइंट पे लेके आओगे तो एक्सियल पॉइंट के लिए थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, इट विल गो लाइक दिस, करेक्ट। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये कि ये जो थ्रेड है ना, थ्रेड ये है आर के बीच में और डीएल के बीच में जो एंगल है ना वो 90 होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं अभी ले रहा हूं ना, ये आपको एलिमेंट दिख रहा होगा ना, दिस इज हाउ मच एंगल वी आर गेटिंग, 90। अच्छा, 90 हमेशा होना चाहिए, कंपल्सरी नहीं है, इस केस में मैं बोल रहा हूं, किसी किसी केस में वैल्यूज अलग अलग भी होते हैं, अगर आप पोजीशन चेंज करोगे तो इस केस में कितना दिख रहा है आपको एंगल, 90। ये एलिमेंट होगा ये, अगर इस केस में ना लाइक दिस, बराबर, लेकिन ये पैरेलल टू ग्राउंड है। अब अगर मान लो कि ना आप उसके बीच में एंगल ले रहे हो, इफ आई टिल्ट लाइक दिस ऑल्सो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आप एंगल किसके बीच में मेजर करो, वो पॉइंट को आप नोटिस करो। यू आर एक्चुअली मेजरिंग एंगल बिटवीन दिस लेंथ एंड दिस एलिमेंट। जो एंगल है ना वो ये एंगल चेंज हो रहा है। अगर आप वो ध्यान से देखोगे ना, जो मैंने डायमीटर वाला थ्रेड बनाया है, अगर मैंने ऐसे लिया है तो एंगल बिटवीन दिस थ्रेड जो डायमीटर का थ्रेड है ना, डायमीटर में जो थ्रेड गया और ये थ्रेड के बीच का एंगल जो है 90 है अभी राइट नाउ, करेक्ट। अब अगर मैं ऐसे करूंगा तो एंगल बिटवीन डायमीटर और जो मैंने थ्रेड स्ट्रेच किया है वो क्या होगा, वो चेंज होगा, दैट एंगल विल बी लेस देन 90। बट व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप वो ध्यान से देखोगे तो ये एलिमेंट के बीच का और थ्रेड के बीच का एंगल विल बी 90 ओनली ना, ये एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कौन सा एंगल है, ये ए साइड का एंगल है, इस एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना साइड पे। अगर मैं कितना भी टिल्ट करूं ऐसे, मतलब मैं थ्रेड को यहां पे ले लूं तो भी 90 डिग्री है एलिमेंट से, मैं कैसे भी ले लूंगा तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट का एंगल है 90 डिग्री, दैट विल रिमेन सेम, इट डजंट डिपेंड ऑन। तो आप इसको ऐसे इस तरीके से इमेजिन कर लो कि चलो ठीक है, ये मार्कर मैंने ऐसे लिया, वॉट एंगल बिटवीन द मार्कर एंड एलिमेंट राइट नाउ, इट्स 90 डिग्री ना, ऐसे देखो आप यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब मैं अगर उसको ऐसे भी ले लिया ना, ऐसे ले लिया मतलब इंक्लाइन कर दिया तो भी ये तो 90 डिग्री रहेगा ना, इसमें कोई फर्क नहीं है। डायमीटर के साथ में जो एंगल बना है, डायमीटर के साथ में जो एंगल बना है वो चेंज हो गया, बट एलिमेंट के साथ में जो एंगल बन रहा है वो क्या रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहां पे दिखता तो है नहीं हमको। तो यहां पे क्या होगा कि एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड दिस लाइन ज्वाइनिंग इज व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, देयरफॉर sin थीटा विल टर्न इनटू व्हाट, 1। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर वी विल गेट dB इज इक्वल टू, वी आर गेटिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इनटू क्या होगा, ये I हो गया, ये dl हो गया अपॉन r स्क्वायर। ये है अभी इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉब्लम कैसा हो गया कि हमने ये चीजें तो निकाली, चलो dB की वैल्यू मिल गई, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dB, इस डायरेक्शन ऑफ dB प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ना ये dB इसका सेंटर वगैरह पे है नहीं कि जैसे हम नॉर्मली करके फाइंड आउट कर ले, यहाँ पे कंडीशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो क्या क्राइटेरिया है, आपको देखना है कि एलिमेंट करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो मान लो कि अगर मैंने ये एलिमेंट लिया, ये ऐसे हमारा कंडक्टर हो गया, ठीक है, इट्स कैरिंग करंट ऐसे क्लॉकवाइज। तो अब अगर क्लॉकवाइज है तो मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट में थंब ऐसे होगा, तो मैंने थंब को वो हिसाब से होल्ड कर लिया, थंब करेक्ट, थंब के हिसाब से यहाँ पे होल्ड कर लिया, बराबर। अब अगर मैं ये किया, मैंने हैंड को ऐसे, तो अब राइट नाउ पाम किधर फेस करा, यहाँ पे,
तो अगर सर्कुलर कॉइल होता और मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ये सर्कुलर कॉइल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होता तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर होता, एक्जैक्टली परपेंडिकुलर ना, पाम ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता ना, मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव बीन लाइक दिस, बट ये इस पैटर्न में नहीं है। अब क्या होता है, ध्यान से देखना जरा आप, ये आपने इस पॉइंट को यहां पे होल्ड किया, ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूं, है ना, ये थंब उस डायरेक्शन में। अब क्या होता है कि ये ना जो है पॉइंट ऑफ स्टडी है ना, वो इंक्लाइन हो रहा है, इट्स गोइंग लाइक दिस। हाँ, या इसके ऊपर ही रख के देख लेते हैं, ये पहले ऐसा पैरेलल किया हमने, पैरेलल टू ग्राउंड, और ये ऐसे इंक्लाइन हो रहा है। जब इंक्लाइन करते हो तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पाम, पाम का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, पाम के साथ में ऐसे मार्कर को होल्ड कर लो, दिस इज द बेटर ऑप्शन। अब पहले तो ऐसे मतलब एलिमेंट इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये थंब के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस, फिर हमने ऐसे होल्ड किया। अब हम ना पॉइंट पी की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट पी की तरफ जाओगे तो जब व्हेन यू आर रीचिंग एट दिस प्लेस व्हाट इज हैपनिंग, मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, इट्स गोइंग लाइक दैट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटिंग इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड आपको देख के भी पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको ना बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी लगना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होता है, ये जो होता है, ये जो सरफेस है ना अपना, जो हमने फेस सरफेस लिया है, ये मार्कर उसको परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर लगना भी चाहिए देखें, तो इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस वन, ये यहां पे हो गया, है ना, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, ये हो गया डीबी। अब प्रॉब्लम क्या होता है इस केस में कि हमने जब मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालना था, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द करंट लूप, ये है एक्सिस उसका, बट इट्स नाइदर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस नॉर अपोजिट टू दैट वन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब रिजॉल्व कैसे करोगे, ये एक अलग से मुसीबत आ गई। तो रेजोल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि जब आप रिजॉल्व करते हो तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये एक तो लाइन आपको लेना है एक्सियल लाइन का लॉन्ग, ऐसे एक तो ये लाइन होगा, दूसरा क्या है रेजोल्यूशन का पैटर्न कि एक उसको परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया ये वाला वैल्यूज, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर उसको रिजॉल्व किया है तो अब यहां पे ध्यान देना जरा कि ये जो पर्टिकुलर लाइन दिख रहा है ना, जो आप डॉटेड है, और ये कैसे है, ये 90 डिग्री है बराबर, और ये जो आपने डीबी बनाया और ये क्या, ये भी 90 डिग्री है। तो ये यही कह रहे हैं कि अगर ये 90 डिग्री ऐसे होगा, है ना, आप ये ग्रीन मार्कर और ब्लैक मार्कर को फोकस करना, ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर को, तो ब्लू मार्कर को मैंने शिफ्ट किया समझो सर्टेन एंगल से, यू कैन सी कि ये ब्लैक मार्कर यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा, ब्लू मार्कर इस लाइन पे है, जब ये शिफ्ट होकर इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ रहा है, तो ये ब्लैक मार्कर उसी टाइम पे यहां से शिफ्ट होकर वहां पे जा रहा है। तो एज यू कैन सी कि जितना शिफ्ट यहां पे होगा सेम अमाउंट ऑफ शिफ्ट यू विल हैव ओवर हियर। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो दिस इज आल्सो एंगल अल्फा, तो अगर ये एंगल अल्फा हो गया तो डीबी जब रिजॉल्व होगा तो विच इज क्लोज टू और विच इज अटैच टू अल्फा विल बी कॉस, तो इसका नाम क्या होगा, डीबी कॉस अल्फा होगा। एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट विल बी डीबी साइन अल्फा। अब इन चीजों को थोड़ा सा और हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्या है कि जैसे आपने एलिमेंट यहां पे डीएल लिया है, वैसे आप एक एलिमेंट डीएल यहां पे भी ले सकते हो। जब आप एक एलिमेंट डीएल यहां पे लोगे तो इमेजिनरी लाइन यहां पे होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड डीबी यहां पे होगा, उसके भी कंपोनेंट बनेंगे डीबी साइन अल्फा और डीबी कॉस अल्फा। तो जो डीबी कॉस अल्फा है ना, वो क्या होगा, ये डीबी कॉस अल्फा, जो ये डीबी कॉस अल्फा है उससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये पॉइंट को आप मेंशन कर दो, तो यू कैन मेंशन डीबी कॉस अल्फा विल बी कैंसिल्ड बाय another dB cos alpha of diametrically opposite current element, ठीक है ना, मतलब ये जो dB cos alpha है इसके वजह से जो dB cos alpha मिलेगा उसके वजह से कैंसिल हो जाएगा, और जो उसका dB sin alpha इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो नहीं भी रिप्रेजेंट करो तो कोई इशू नहीं है, मतलब all dB cos alpha will be cancelled, that you need to know। तो अब इसमें जो सर्वाइव कर रहा है वो क्या है, dB sin alpha and it is only above the axis पे। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो, अभी ये जो dB इज म्यू नॉट 4 पाई आइडियल दिस आइडियल अपॉन r स्क्वायर, दिस इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिजायर्ड पॉइंट। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे किसी और डायरेक्शन में, बट जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए उस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड है dB sin अल्फा। तो अगर जब आप इंटीग्रेट करोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो dB sin अल्फा को इंटीग्रेट करोगे, यू विल नॉट इंटीग्रेट dB दिस वैल्यू, आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिजायर्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस डायरेक्शन में, एक्सियल पॉइंट पे नहीं मिलेगा। If you integrate this quantity, you will get the magnetic field in this direction, not along the axial line. Axial line पे ऑप्टेन करने के लिए axial line का मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा स्मॉल एलिमेंट की वजह से। स्मॉल एलिमेंट की वजह से axial line पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया है dB sin अल्फा है, तो dB sin अल्फा को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो you will mention that to get total B,
टोटल बी ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है, तो बी का वैल्यू क्या होगा, यू इंटीग्रेट डीबी साइन अल्फा, करेक्ट। अब एक और चीज को आप इसमें नोटिस कर सकते हो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। तो डीबी का वैल्यू भी हैविंग वही है, बट वी डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर द साइन अल्फा। तो आप यहां पे लिखना है तो आप लिख सकते हो ना, यहीं पे जगह है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लिया हमने, तो ये ओ हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, यहां पे पॉइंट ए ले लो। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी, अगर मैं साइन अल्फा लू तो क्या मिलेगा मुझे, साइन अल्फा, व्हाट विल आई गेट एज अ साइन अल्फा, साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए हो गया और हाइपोटेनस क्या होगा, आर हो गया। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। तो हम पुट कर सकते हैं ना, साइन अल्फा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, डीबी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो पुट इक्वेशन नंबर 1 and 3 इन इक्वेशन नंबर 2। सो यू कैन मेंशन पुट इक्वेशन नंबर 1 and 3 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड व्हाट डू वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू, अब हो गया इंटीग्रेशन, डीबी का वैल्यू क्या है, डीबी का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई होगा, ये क्या होगा, डीएल हो गया अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट, इंटू, क्योंकि हमने अभी डीबी का वैल्यू पुट किया, साइन अल्फा का वैल्यू क्या है, ए अपॉन आर, करेक्ट। तो इफ यू वांट टू राइट, तो आप यहां पे लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया हमारे पास, ये हो गया आई डी एल हो गया, और ये ए हो गया अपॉन क्या होगा, ये आर क्यूब। द वैल्यूज व्हिच वी कैन टेक कॉमन, देख लेते हैं सेम क्राइटेरिया जो अभी हमने इसके पहले फॉलो किया था। म्यू नॉट को वी कैन टेक कॉमन, 4 पाई को वी कैन टेक कॉमन, एक्सेप्ट डीएल एवरीथिंग यू कैन टेक कॉमन। तो आई को कॉमन होता है आउटसाइड एंड दिस आर क्यूब विल बी आल्सो आउटसाइड, ये क्या होगा, डीएल। इसमें भी ध्यान देते हैं हम लोग। तो व्हेन यू इंटीग्रेट डीएल, मतलब ऐसा छोटा छोटा एलिमेंट डीएल का आप ऐड करोगे तो फाइनली यू गेट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, करेक्ट। अब एक्साइटमेंट में क्या होता है, कभी कभी लोग ना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को मालूम है 2 पाई आर, तो हमने 2 पाई आर लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। 2 पाई आर नहीं होगा, इस केस में होगा 2 पाई ए, बिकॉज इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस का वैल्यू ए है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक 2 पाई ए। तो अब ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देयरफॉर बी इज इक्वल टू, ये म्यू नॉट हो गया अपॉन 4 पाई हो गया, इंटू दिस इज आई, दिस इज ए अपॉन दिस व्हाट, आर क्यूब, इंटू क्या होगा, ये 2 पाई ए, दिस 2 पाई विल कैंसिल विद दिस, तो ये 2 हो जाएगा। एंड फाइनली व्हाट डू वी गेट, ये हो गया म्यू नॉट हो गया, ये आई हो गया, ए एंड ए विल मल्टीप्लाई, इट विल बी ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2r क्यूब हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो कि अगर r का वैल्यू अगर आप देख रहे हो, तो r का वैल्यू क्या है आपके पास, r का वैल्यू है आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रेज टू 1/2, रूट का मतलब रेज टू 1/2। अब अगर मैं इसको क्यूब कर दूं, इस वैल्यू को क्यूब कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर और होल का क्या होगा 3/2, होल रेज टू 3/2, है ना, उसका पावर भी 3 से मल्टीप्लाई, ये पावर को भी 3 से मल्टीप्लाई। तो अब क्या होगा, आर क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं, करेक्ट। तो हमने क्या किया, आर क्यूब की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर दिया। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, ये होगा ए स्क्वायर अपॉन दिस इज व्हाट 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर ना, अभी मैं आर क्यूब का वैल्यू रख रहा हूं, आर क्यूब का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये ना सिर्फ एक सर्कुलर कॉइल के लिए है, अगर ऐसा मान लो n टर्न्स होगा तो क्या होगा, फॉर n टर्न्स, तो अगर आपको स्मॉल एन लेना है स्मॉल एन ले लो, कैपिटल एन लेना कैपिटल एन ले लो, दैट इज अप टू यू, n टर्न्स। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, दिस व्हाट म्यू नॉट इज दैट, ये क्या होगा, कैपिटल N आई ए स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ठीक है। तो ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। बट अभी इसमें एक कंडीशन है, वो देख लेते हैं। कंडीशन क्या है वो पार्ट को नोटिस करते हैं। तो कंडीशन ये है कि अगर पॉइंट पी ना बहुत क्लोज होगा, इफ द पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू ओ, या आप इमेजिन करो कि ये ना इतना जो ए की वैल्यू है ना, ए इज वेरी ग्रेटर देन एक्स, या आप इमेजिन करो एक्स का वैल्यू इज व्हाट इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू इज व्हाट इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 इन द सेंस ये कहां पे आ गया, सेंटर पे आ गया। तो फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा, ये वाले फॉर्मूले पे देखो, तो ये b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट मिलेगा आपको, आई मिलेगा, ए स्क्वायर मिला न्यूमरेटर में अपॉन ये 2 हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्या होगा ये इनटू रेज टू 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, फाइनली ए क्यूब हो गया ना, ये ए क्यूब की वैल्यू कैंसिलेशन होगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, बी का वैल्यू आपको मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये क्या है, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ना वही है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आप पिछले वाले डेरिवेशन में चेक कर लो, तो इसका रेडियस a है, तो इसके लिए क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो ये अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ
करंट लूप और एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी सिंपल, बस आपको समझने की रिक्वायरमेंट है। इसमें एक और पॉइंट है जो आप देख सकते हो, वो ये है, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मतलब ये x की वैल्यू होगा ना a से बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, यहां पे ये फॉर्मूला देख लो, ये b हो जाएगा, दिस इज व्हाट म्यू नॉट आई a स्क्वायर। न्यूमरेटर में a को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, डिनोमिनेटर में आप इग्नोर कर सकते हो, तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, एक होगा x रेज टू 2 हो गया रेज टू 3/2, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2x3। जो भी चीजें हमने की है ये बहुत ही सिंपल है, बट आपको वही है, डायरेक्शन वगैरह प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। डेरिवेशन को आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो आपको एक ही अटेम्प्ट में समझ में आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट्स वेरी लॉन्ग, बट अभी क्या है, हमारे लिए लिमिटेशन है, तो हम एक पर्टिकुलर लेंथ इमेजिन कर लेते हैं। देन वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको डिसाइड कर लो कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये पॉइंट है, यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दिस इज अ पॉइंट P। सो अब पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा कंडक्टर से, दैट वी नीड टू नो। तो पॉइंट P से ये कंडक्टर आप इमेजिन करो डिस्टेंस A पे है, तो इट इज अ डिस्टेंस A, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर एंड से कितना ये क्या इंक्लिनेशन होगा उसका वो देख लेना पॉइंट P पे। तो हमने ये इमेजिन किया, या आप इमेजिन करो कि ना ये जो लेंथ है ये इसके साथ में एंगल φ1 पे इंक्लाइंड है, या ठीक है φ1 पे इंक्लाइंड है। अब क्या होता है कि इसको अपना कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर आप लेते हो तो इट्स अबोव दिस एक्स एक्सिस। यहां पे जो φ1 की वैल्यू होगा उसको आप प्लस φ1 की तरह ट्रीट कर सकते हो। देन यू इमेजिन इसके नीचे जो इसके बिलो हम एंगल मेजर करेंगे दैट विल बी नेगेटिव। तो अब इमेजिन करो कि इसके लोअर एंड से जो है कंडक्टर के जो आपको एंगल मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है, φ2 ले लिया हमने, दैट एंगल का वैल्यू इज व्हाट, φ2। एंड एज आई सेड ये एंगल आप अगर नॉर्मली कंसिडर करो तो ये -φ2 हो जाएगा, जब जरूरत होगी तब हम देख लेंगे। अब प्रॉब्लम कैसा है कि ये ना करंट कैरी कर रहा है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आप इमेजिन कर लो इट्स कैरिंग करंट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट्स अ करंट कैरिंग एलिमेंट लाइक दिस। अब क्या होता है कि हमें बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करना, तो बायोट-सावर्ट लॉ का रूल इज वेरी सिंपल कि आपको क्या करना है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लेना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डिसाइड किया कि चलो ठीक है ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है। अच्छा, ये इसका जो सेंटर है यहाँ पे जहां पे स्ट्राइक कर रहा है इसको O ले लो, जहां पे करंट कैरिंग एलिमेंट है उस पॉइंट को अगर आपको लेना है तो उस पॉइंट को आप A ले लो, बेटर रहेगा। और एलिमेंट का जो लेंथ है उसको आपने L ले लिया। आपको एक और इमेजिन करना है कि जो एलिमेंट है ना वो O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो O पॉइंट से उसको आप ले लो कि डिस्टेंस L पे होगा, ठीक है। वो L लेंथ में से हमने स्मॉल L को सिलेक्ट किया, आप ऐसा इमेजिन करके चलो। तो अब रूल क्या है कि सेंटर ऑफ एलिमेंट्स आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट ऑफ स्टडी पे। ये यहां पे आपने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, सॉरी ये लाइन ड्रॉ किया आपने, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया है, R ले लिया, करेक्ट। सो अब कंडीशन क्या है कि एंड व्हाट इज द एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल है ये हो गया एंगल थीटा। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि ना व्हाट इज द एंगल, ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, ये लाइन के साथ में कौन सा एंगल बनाएगा, तो ये जो एंगल है यहाँ पे एंगल बना, ये फाई एंगल बना, ठीक है। सो और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये एंगल क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो अब हम एक चीज थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ट्राइंगल AOP में, है ना। तो इन ट्राइंगल कौन है, AOP, ट्राइंगल AOP में वी कैन सी कि एक एंगल थीटा है, दूसरा जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री है, एंड द थर्ड एंगल इज व्हाट फाई, एंड टोटल वैल्यू कितना हो गया 180 हो गया। तो मान लो अगर मुझे थीटा का वैल्यू निकालना, थीटा का वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ में वी नीड थीटा ओनली ना, द एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एलिमेंट एंड द पॉइंट ऑफ स्टडी। सो वो क्या हो गया, ये 90 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 90 वो 90 हो जाएगा, फिर क्या होगा -5 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हमें मिल गया। इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम यूज कर लेंगे बाद में, करेक्ट। अब होता है अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ। सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ क्या है हमारे पास फॉर्मूला, आप डीबी ना स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हो तो डीबी ही होगा, ये होगा म्यू नॉट होगा अपन 4 पाई होगा, ठीक है। जो करंट होगा वो I है, एलिमेंट का वैल्यू DL है, फिर ये क्या है साइन थीटा है अपॉन का ये R स्क्वायर है। अच्छा, एक और पॉइंट कि अगर मान लो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है पॉइंट P पे, तो करंट ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है। अब पॉइंट P इस साइड में होगा बराबर, तो ये होगा पाम जिधर फेस कर रहा है, तो इस जगह पे अगर आपको दिखा रहा है तो आप ऐसे क्रॉस में दिखा सकते हो, है ना। तो एक और पॉइंट प्रिपरेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें मैं क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग
कि जो थीटा का वैल्यू वो थीटा नहीं है, थीटा का वैल्यू भी क्या है 90 माइनस फाइव है, तो हमें पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा ना, डीएल और आर स्क्वायर की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है हमारे पास, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें ना किसी एक पर्टिकुलर टर्म में ही कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। तो हमने क्या किया यहाँ पे साइन फाइव, पहले साइन थीटा हमारे लिए मेन टास्क है, तो हमने क्या किया सबसे पहले लिखा यहाँ पे साइन थीटा बराबर, बट साइन थीटा की वैल्यू को अगर हम ध्यान देते तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाइव, हमने यहाँ लिखा 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा होता है, अगर आपको ये पता होगा ये हो जाएगा कॉस फाइव हो जाएगा, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो साइन थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें ना आर की वैल्यू को देखते हैं कि आर की वैल्यू का इस फाई से कोई रिलेशन है क्या, मतलब हमें ये और ये ट्रायंगल के हिसाब से सारी चीजों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि यही हमारे काम की चीज है, बाकी चीजों का हमें अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ना आर की वैल्यू जो ए के साथ में कैसे रिलेट हो रहा है, तो ये इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये होगा बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो कॉस वाला टर्म इसमें रिलेट कर सकते हैं हम लोग ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे देयरफॉर कॉस फाई, तो कॉस फाई क्या होगा, कॉस फाई इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू ए हो गई और हाइपोटेनस की वैल्यू आर हो गई, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आगे बढ़ते हो तो ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई बराबर। लेकिन क्या होता है कि सबको अगर एक ही साथ में रखना है ना, ऑल वैल्यूज इन न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू, ये आपने ना बेसिक 10th स्टैंडर्ड में किया होगा, फिजिक्स में बहुत दिनों से हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया है। 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू होती है सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो ये 1 अपॉन कॉस फाइव हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा ए सेक फाइव हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड में आपने लर्न किया 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, मैथ्स में शायद आप यूज करते होगे। अब थर्ड पॉइंट है, हमें ना डीएल निकालना है, तो डीएल की वैल्यू को अगर हम देखें तो डीएल इज वेरी स्मॉल, तो अब डीएल से कुछ वैल्यू मिलना तो मुश्किल है, तो अब देखते हैं डीएल इज द पार्ट ऑफ एल, तो और अगर ध्यान से देखते हैं तो एल इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल आल्सो, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो अब ये एल को अगर ए से रिलेट करेंगे तो हाउ विल इट बी रिलेटेड, क्योंकि ए ही वो डिस्टेंस है ना, यही एक ना आइडियल वैल्यू है इस केस में, ट्रू वैल्यू, बाकी तो हमने हाइपोथेटिकली लिया वो हिसाब से देखे तो ए के साथ में रिलेट करोगे तो ये एल हो गया परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो परपेंडिकुलर बेस को कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रिलेट करेगा 10, ये आप लिखो tan फाइव, tan फाइव इज परपेंडिकुलर की वैल्यू एल हो गई और बेस की वैल्यू क्या हो गई ए हो गई, तो देयरफॉर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल विल बी व्हाट ए इनटू tan फाइव। बट अभी प्रॉब्लम कैसा है कि हमको क्या निकालना, हमको तो डीएल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, वी विल डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में डी फाइव। तो अभी देखो ना ये एल है ना, एल डिपेंड्स ऑन दिस फाइव, तो एल इज अ फंक्शन ऑफ फाइव, वो हिसाब से अगर आप देखो तो आप क्या करोगे, एल को डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो डी एल अपॉन क्या हो जाएगा, ये डी फाइव हो जाएगा, तो डी एल अपॉन डी फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे ए क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, tan फाइव का क्या होगा, ये आपको डायरेक्टली याद कर लेना है कि tan फाइव का जो डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और फिर वापस से फाइव कर लोगे तो डी फाइव बाई डी फाइव दैट इज 1, तो कोई मतलब नहीं उसका, देयरफॉर क्या होगा, ये डी एल इज इक्वल टू ये क्या होगा ए हो गया, दिस व्हाट सेक स्क्वायर फाइव इंटू क्या होगा, ये डी फाइव हो गया, दिस व्हाट इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अब देखो अभी आप ऑलमोस्ट हमको सारे वैल्यूज मिल गए, साइन थीटा का वैल्यू पता चला, डीएल का पता चला, आर स्क्वायर का पता चल गया, तो अभी पुट करके देख लेते हैं। तो अभी आप क्या मेंशन करो, यहां पुट करो, तो यू मेंशन पुट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 4 कहां पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं, ये डीवी हो गया करेक्ट इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कोई वेरिएशन नहीं उसमें, आई विल रिमेन आई, तो व्हाट्स द वैल्यू फॉर डीएल, डीएल का वैल्यू है ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव करेक्ट, फिर उसका साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉस फाइव में कन्वर्ट हो गया, क्या बात है, ठीक है, कॉस फाइव में कन्वर्ट हो गया अपॉन, और इसके बाद कौन सी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू का ए सेक फाइव है, तो आर स्क्वायर लेंगे तो होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर फाइव इससे कैंसिल हो गया, जो ए की वैल्यू है इसके साथ में कैंसिल हो गई, तो अभी देख लेते हैं क्या बचा हमारे पास, सो वी विल सी व्हाट्स द वैल्यू फॉर डीवी, तो अभी आपको मिलेगा डीवी इज इक्वल टू, ये म्यू नॉट मिला अपॉन 4 पाई मिला करेक्ट, फिर आई की वैल्यू मिली, फिर आई के बाद डी फाइव और कॉस फाइव है, तो बेटर होगा पहले कॉस फाइव लिख लो फिर डी फाइव को लिखेंगे हम लोग, कॉस फाइव और ये हो गया डी फाइव अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या बचा, अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे ए को कैंसिल तो यहाँ पे ए बचा, डिनोमिनेटर अपने पास बचा है ए, इसको ले लिया आपने क्वेश्चन नंबर 5।
अब ध्यान देना है कि हमको ना टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम तो मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकाले हैं बिकॉज स्मॉल एलिमेंट, बट वी हैव टू गेट फॉर द कंप्लीट दिस वाई। तो अब क्या ऑप्शन होता है, इंटीग्रेट, है ना, जैसा हमने नॉर्मली किया हुआ है, टू गेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सो टू गेट टोटल बी, बराबर। तो क्या करना, अब बी की वैल्यू कब मिलेगी, व्हेन यू इंटीग्रेट डीबी। बट एक छोटा सा कंडीशन है इसमें, छोटा सा कंडीशन क्या है, यहाँ पे सब गेम एंगल का है, मतलब अदर एंड इज एट एंगल ϕ1 एंड ये लोअर एंड इज एट एंगल ϕ2। तो लोएस्ट एंगल क्या है, ये -ϕ2 है, एंड ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है +ϕ1। तो आप यहाँ पे लिमिट दे सकते हो, यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम -ϕ2 टू टिल ϕ1, ठीक है। अब ये वैल्यूज को रख लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी की वैल्यू का। तो ये लिमिट आपने दिया -ϕ2, दिस इज व्हाट, ϕ1 जो वैल्यू है, तो μ0/4π into I is there, this cos phi is there and this d phi is there, अपॉन क्या होगा, ये a हो गया। तो अब रूल के हिसाब से जो कांस्टेंट वैल्यूज हमको बाहर ले लेते हैं, तो b इज इक्वल टू, तो इसमें μ0 कांस्टेंट दिख रहा है, 4π कांस्टेंट दिख रहा है, डिनोमिनेटर का a भी कांस्टेंट दिख रहा है, एंड करंट I इज ऑल्सो लुकिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका होगा -ϕ2, लिमिट पे ध्यान देना बहुत ज्यादा, ठीक है। अब क्या होगा, बचा है क्या अंदर, cos phi into d phi। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin थीटा। तो cos फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin फाई। ये d फाई भी है ना साथ में, तो इससे पता चला इंटीग्रेट करना है हमको। तो ये b हो गया, ये आपने लिखा μ0 I अपॉन क्या, ये 4π a हो गया, करेक्ट। आपने इंटीग्रेट किया cos फाई को, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो गया sin फाई में कन्वर्ट हो गया, है ना। लिमिट क्या है, -ϕ2 और ये क्या है, ϕ1 है। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4π a, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो फाई की जगह हमने क्या लिखा, sin ϕ1 लिखा, बराबर। फिर माइनस आता है, तो अब ना साइन ऑफ माइनस थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा, समझ आ रहा है। तो ये अगर ये माइनस की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, -sin ϕ2 हो जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सी, इसमें काफी सारे मैथमेटिकल टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, है ना। आप ट्रिग्नोमेट्री से लेके कितना सारा हमने इसमें यूज किया। सो अब अगर हम फोकस करते हैं उस टर्म पे, तो क्या होगा, माइनस माइनस टर्म मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एज यू कैन सी ना। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो b इज इक्वल टू, ये होगा μ0 I अपॉन 4π a एंड ब्रैकेट sin ϕ1 प्लस क्या हो जाएगा, sin ϕ2। तो ये तो हो गया जनरल डेरिवेशन आपका फॉर द लॉन्ग कंडक्टर। तो इसमें बहुत सिंपल सा टर्म है ना, कि जैसे कि आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, कि आप जो भी कंडक्टर है वो कंडक्टर के लिए आप यहां से ये लाइन ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर, फिर दोनों एंड पे ड्रॉ करो, जो ϕ1 ϕ2 की वैल्यू मिलेगी वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको करंट पता होना चाहिए, प्लस कितने डिस्टेंस पे आपने वो पॉइंट ऑफ स्टडी लिया वो पता होना चाहिए, और उसके बाद फर्स्ट एंड से कितना एंगल बना रहा है वो लाइन जिसपे आप फाइंड आउट करना, जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सेकेंड एंगल क्या है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बन रहा है अदर एंड पे। तो आपको क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम ना न्यूमेरिकल करेंगे तब इन चीजों को थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे, अभी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सो एज वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, आपको इसमें कुछ केसेस लेने हैं। तो केस 1 अगर मैं लेता हूं तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ना हम नॉर्मली न्यूमेरिकल उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं। तो आप इमेजिन करो, इफ ये है केस 1, कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो आप इमेजिन करो, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या होगा, कि आपने कंडक्टर यहां पे लिया इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब कहां पे उसका अदर एंड जा रहा है पता ही नहीं है। ये पॉइंट P है, बराबर, ये आपने ले लिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया A। तो अब बोल रहे हैं कि जब ये बहुत इनफाइनाइट, मतलब आप समझो कि यहाँ पे कोई एक वायर है, आप यहाँ पे भी फाइंड होगा। अब कोई इनफाइनाइट पे होगा तो इस लाइन से ये लाइन जब इनफाइनाइट पे जाएगी तो एंगल कैसा होगा, दैट विल बी वेरी ना स्मॉल। यहाँ पे जो एंगल होगा दैट विल बी अप्रोक्स टू व्हाट, 0, ये 0 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से तो ये साइड में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी जो एंगल थीटा बनेगा ना वो भी क्या होगा, अप्रोक्स टू क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है, 90 है। तो व्हाट विल बी द एंगल यहाँ पे, तो अब देखो ना ट्रायंगल के बीच में कितना एंगल होगा, 180 होगा। तो ये 90 और ये वेरी क्लोज टू 0 है, तो ये क्या होगा, 90 होगा ना, 90 प्लस 90। तो ये जो ϕ1 की वैल्यू होगी ना, दैट विल बी वेरी क्लोज टू व्हाट, 90, अप्रोक्स टू 90, एक्जैक्टली 90 नहीं होगा। सिमिलरली जो ϕ2 की वैल्यू होगी ना, दैट विल बी ऑल्सो व्हाट, अप्रोक्स टू 90। तो अब वो हिसाब से देखोगे तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू इज 1।
यहाँ पे होगा साइन φ1 का वैल्यू, तो यहाँ पे φ1 का वैल्यू भी 90 है, φ2 का वैल्यू भी 90 है, तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको क्या मिलेगा, तो B इज इक्वल टू क्या मिला आपको, ये म्यू नॉट I अपॉन ए क्या है 4 पाई A हो गया, करेक्ट, इनटू इन ब्रैकेट 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू 2 कैंसिलेशन, तो ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, ठीक है। जो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I अपॉन 2A है, और यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में पाई मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मोस्टली आपको दिखेगा कि हम ये फॉर्मूले को यूज करें काफी जगहों पे, ये वाला तो हम यूज करेंगे, उसका ये वाले कॉन्सेप्ट को भी हम काफी जगहों पे यूज करेंगे। तो अब अगर मान लो कि ना ऐसा अजम्पशन है कि अगर ये जो पॉइंट आपने लिया है ना, ये पॉइंट है वन ऑफ द एंड ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर के वन ऑफ द एंड पे होगा तो क्या होगा, है ना, मतलब इनफाइनिटली लॉन्ग कंडक्टर के वन ऑफ द एंड पे ले लिया आपने, तो ये इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, वापस ऐसे होगा कंडक्टर, मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया, तो यहां से तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, दैट यू अंडरस्टूड ना, है ना, यहाँ पे, और ये आपने लाइन ड्रॉ किया बराबर, ये यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ स्टडी है, वन ऑफ द एंड ऑफ द इनफाइनिटली लॉन्ग कंडक्टर, तो ये जो है ये एंगल तो क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा अप्रॉक्स टू 0 बराबर, और ये जो एंगल हो गया, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल होगा अप्रॉक्स, तो इसको आप ले लो कि φ2 ले लो, चलो ठीक है, φ2 ले लिया, इसका वैल्यू क्या होगा 90 हो गया बराबर ना, क्योंकि ये 90 हो गया और ये 90। अब उसके अदर एंड पे क्या बनाओगे, अदर एंड का तो कोई मतलब ही नहीं ना, इस एंड पे बनाओगे तो यही लाइन जाएगी, जो φ1 की वैल्यू होगी दैट विल बी व्हाट 0, तो φ1 की वैल्यू, अब ये पॉइंट से उसी पॉइंट पे ड्रॉ किया तो वो 0 होगा, अब इस पॉइंट से यहां ड्रॉ किया तो इट इज वेरी क्लोज टू व्हाट 90, तो अब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, बट व्हाट्स द वैल्यू फॉर साइन 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देख लेते हैं, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू ये म्यू नॉट हो गया I हो गया अपॉन 4 पाई A ब्रैकेट क्लोज, साइन φ1 का वैल्यू क्या 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, और साइन φ2 मतलब 90 है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो फाइनली आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा B का वैल्यू, सो B वी आर गेटिंग एज अ म्यू नॉट I अपॉन व्हाट 4 पाई A, बट उसका क्राइटेरिया यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट कर रहे हो दैट विल बी एट दी वन ऑफ द एंड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के वन ऑफ द एंड पे लिटिल अवे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, वन ऑफ द एंड ऑफ द कंडक्टर एकदम एक्जैक्टली उसी लाइन में नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट को भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। लाइक अगर मान लो ये कंडक्टर है ना, ये पॉइंट को भी देख लो आप, ये थर्ड कंडीशन भी देख लो, ये थर्ड कंडीशन आपको कहीं मेंशन तो नहीं मिलेगा, बट क्या है न्यूमेरिकल में इसको बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज करते हैं लोग, कि मान लो ये कंडक्टर है बराबर, अब अगर मान लो ये पॉइंट P है बराबर, और जो भी लेना है तो ये एलिमेंट स्मॉल डी जहां पे भी लेना है, तो आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो A हो गया, फिर इसके लेफ्ट हैंड से यहां पे लाइन ड्रॉ किया आपने, फिर उसके राइट हैंड से उसी पॉइंट पे लाइन ड्रॉ किया आपने, तो φ1 का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, φ2 का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, तो अगर मान लो साइन φ1 की वैल्यू भी 0 हो जाए, साइन φ2 की वैल्यू भी 0 हो जाए, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है, लाइक ये वायर है ऐसा, और कोई पॉइंट ऑफ स्टडी उसी वायर के अलोंग है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में क्या लेनी है 0 लेनी है। यू विल नॉट गेट एनी मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पॉइंट विच इज ऑन लाइन ज्वाइनिंग द कंडक्टर, ठीक है, जो कंडक्टर के स्ट्रेट लाइन में जो आ जाएगा, तो कंडक्टर इफ कंडक्टर विल पास थ्रू द पॉइंट P और इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट विल पास थ्रू पॉइंट P, तो देन दैट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी 0, या यहां से भी देख लो कि अगर मान लो कि थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो आप समझ सकते हो कि ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, लाइक ना इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं और दे देता हूं, जस्ट आई टेक वन एग्जांपल एंड यू अंडरस्टैंड वेरी इफेक्टिवली, कि ऐसा हो गया, यहाँ पे एक है ये सेमी सर्कुलर हो गया, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर ऐसा, यहाँ पे होगा AB, ये C हो गया, ये D हो गया, और एक होगा E हो गया, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पे। तो क्राइटेरिया कैसा है कि अगर AB से करंट फ्लो हो रहा है और D से करंट फ्लो हो रहा है, तो दीज टू विल नॉट गिव यू एनी मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्यों, क्योंकि उस रूल के हिसाब से ये कंडक्टर को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये सेंटर से ही पास होके जाएगा इसके, जिस पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना। तो वैसे ही अगर ये आप दिखा रहे हो, तो यहाँ पे अगर पीछे बैक वर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे, इट विल आल्सो पास थ्रू दिस पॉइंट, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। वॉट एवर मैग्नेटिक फील्ड यूल गेट, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ओनली बिकॉज ऑफ सर्कुलर कॉइल, सेमी सर्कुलर कॉइल।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस लाइन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जिस लाइन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है या जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना, तो उस पॉइंट के अलोंग अगर कोई कंडक्टर होगा तो देन मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी जीरो। इज दैट क्लियर? सो वॉट एवर वी हैव डन, दीज डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बस एक और बात बताने की, जो डेरिवेशन अभी हमने किया था स्ट्रेट कंडक्टर का, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं, बट ये डेरिवेशन सीबीएसई एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से ये डेरिवेशन को एलिमिनेट कर दिया उन्होंने। बट न्यूमेरिकल सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई डिड। आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।